स्वीट होम के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैंगवॉक ने उस बुरे से आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार दिया और इसी के साथ में उसे बाहर भी छोड़ दिया। साथ ही में ह्यूनसू जो कि इस वक्त मॉन्स्टर बन चुका है, फिर भी वो सबकी मदद करता जा रहा है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हमें सैंगवॉक के पूरे पास्ट के बारे में बताया जाता है कि आखिर सैंगवॉक ऐसा बना क्यों। सैंगवॉक इस समय बचपन के अंदर दिखाया गया था, जिसका आधे से ज्यादा फेस जला हुआ था। वो एक लड़के के सामने आता है और कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जहाँ पे इसके सामने वाला लड़का बताता है कि उसने बस एक मजाक किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बात इतनी ज्यादा सीरियस हो जाएगी। इस लड़के को 1% की भी गिल्ट नहीं थी कि उसने पूरे सैंगवॉक की फैमिली को जला दिया, उसके पूरे घर को जला दिया और सैंगवॉक के घर में अब कोई भी नहीं बचा। सैंगवॉक कहता है कि देखो तुमने ये बहुत ज्यादा बुरा किया, तुम्हें इसकी सजा और ज्यादा मिलनी चाहिए। जहाँ पे लड़का बताता है कि ये ऑलरेडी सजा काट के आ चुका है और उसके लिए काफी है। अगर अच्छा होता उस दिन बारिश आ जाती तो शायद तुम सारी फैमिली बच जाते। सैंगवॉक को ये बातें सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि ये लड़का 1% भी गिल्ट में नहीं है और उसी वक्त सैंगवॉक चाकू लेके इस लड़के को जान से मार देता है। यही वो वक्त था कि सैंगवॉक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया था। इस चक्कर में बेचारे खुद को सैंगवॉक को जेल हो जाती है और उसके बाद सीन कई सालों बाद शिफ्ट होता है, जब सैंगवॉक बाहर निकल के आके बस मजदूरी करता था। यहाँ पे कुछ लोग जानते थे कि सैंगवॉक ने किसी का मर्डर किया है, इसीलिए एक बेचारा आदमी जिसकी बेटी गुम हो गई थी और काफी दिनों से मिल नहीं रही थी, और इस आदमी को ये भी पता था कि उसकी बेटी को आखिर कौन उठा के लेके गया है। उसके पास जो भी छुट्टे पैसे थे वो सैंगवॉक के सामने लाके जोर जोर से रोता है कि बस तुम मेरी बेटी को बचा लो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उस आदमी को पकड़ने के लिए मैंने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लिखाई, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी बेटी मुझे लाके वापस दे दो। पहले तो सैंगवॉक इस चीज को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन जब उस बच्ची की तस्वीर वो खुद देखता है तो उसके बाद में वो उस आदमी की मदद करता है। सीन जिसके बाद में प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है, यही कारण था कि सैंगवॉक उस आदमी को इतनी बुरी तरीके से मारता है, क्योंकि जिस काम के लिए वो आदमी उसके पास आया था छोटी बच्ची को जिंदा देखने के लिए, वो बच्ची उस बुरे आदमी ने मार डाली थी। इन्हीं सारों के फ्लैशबैक सैंगवॉक को आने लगता है और वो अपने सामने जो भी होता है उसे गले से पकड़ लेता है। असल के अंदर इस वक्त उसके सामने यूरी थी, जो कि उसे फर्स्ट एड दे रही थी। यूरी कहती है कि अगर ऐसा ही तुम बिहेव करते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा और तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करेगा, ये पकड़ो अपना फर्स्ट एड और खुद ही करते रहो। बेचारी यूरी का इतना जोर से गला दबाया था सैंगवॉक ने कि बाहर जाके उसे पंप का यूज करना पड़ा। वैसे भी यूरी को अस्थमा था। इसी के साथ हम मिस्टर गिल को देखते हैं। उन्हें बाइक चलाने का जरूर बहुत ज्यादा शौक रहा होगा, जहाँ पे वो अपनी बाइक को हर वक्त देखा करते थे और कोशिश करते थे कि शायद वो यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन यूरी आके उनसे चाबी छीन लेती है और कहती है कि आपको यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं जाना। लेकिन मिस्टर गिल कहते हैं कि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, आखिर मुझे अपनी बाइक के साथ में थोड़ा वक्त बिताने दो। इसी के साथ में बेसमेंट में बैठे हुए सारे लोग यहाँ पे यही बात करते हैं कि आखिर सैंगवॉक बाहर जाके वापस अंदर कैसे आ गया, यानी कि उसे उस वक्त किसी मॉन्स्टर ने नहीं मारा और उसे किसी चीज का डर तक भी नहीं है, ऊपर से वो इन्फेक्टेड भी है। इसी वक्त सैंगवॉक इन लोगों के सामने से गुजर ही रहा था, तभी वो लेडी उसके सामने आती है जिसने अपनी बेटी को लाने के लिए उसे रिक्वेस्ट करी थी। वो अपनी चेन उतार के उसे दे देती है और सैंगवॉक को कहती है कि मेरे पास इस वक्त देने के लिए बस यही है, तुम इसे ही रख लो। लेकिन सैंगवॉक की ये अभी किस काम की थी, इसी के कारण वो ये चेन नहीं लेता है, बल्कि उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे कई सारे लोगों को दफनाया गया था। वो एक खड्डा खोदता है और उसके बाद में उस बच्ची से रिलेटेड जो भी चीजें उसके पास में थी, यानी कि एक की चेन था और पिक्चर थी, वो ये सारी चीजें मिट्टी के अंदर दबा देता है और इसी के साथ में उस बच्ची की पिक्चर को और उसके बाप ने जो पैसे दिए थे उन सबको जला देता है, क्योंकि वो बच्ची तो वापस नहीं ला पाया, लेकिन उस क्रिमिनल को उसने जरूर मार दिया। कहीं ना कहीं चीजें सही भी थी और कहीं ना कहीं चीजें गलत भी थी। इसी वक्त उसके पास में कोरियन टीचर यानी कि जे ह्योन आता है और आके उसके पास में बैठ जाता है। सैंगवॉक को कहीं ना कहीं पता था कि जे ह्योन ने उसे बचाया था और अंदर की तरफ लिया था, इसी के कारण वो जे ह्योन से पूछता है कि तुमने आखिर मुझे क्यों बचाया। तब जे ह्योन कहता है कि मैंने तुम्हारा मैसेज देख लिया था। असल के अंदर सैंगवॉक के फोन पे वही मैसेज आ रखा था बच्ची को बचाने की और सारी डिटेल्स आ रखी थी। तब जाके जे ह्योन को पता चला था कि सैंगवॉक तो उस बच्ची को बचाने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है, इसी के कारण उसने उस आदमी को मारा था। लेकिन अब जो भी था, ये चीजें अप्रिशिएट तो नहीं की जा सकती है, ऐसे किसी को मार के बदला नहीं लिया जा सकता है। इस बारे में तो सैंगवॉक को भी पता था, इसी के कारण वो कहता है कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ पे जे ह्योन कहता है कि हम उसके लिए थोड़ी बहुत चीजें तो कर ही सकते हैं। सैंगवॉक खुद कहता है कि हम उसके लिए प्रे करेंगे, यानी कि जिस आदमी को सैंगवॉक ने मारा था उसकी आत्मा की शांति के लिए वो जरूर एक बार भगवान से प्रे करेगा। जिसके बाद में सारे बेसमेंट के लोग मिलके एक अपना प्रैक्टिस सेशन करते हैं कि अगर वापस से इन लोगों के आसपास कोई ज़ॉम्बी आता है तो इन लोगों को किस तरीके से बिहेव करना है और कैसे ये हैंड टू हैंड अपने ट्रैप को एक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए हमारी गिटारिस्ट यानी कि जीसू एक्टिंग करती है। वो ऐसा दिखाती है कि जैसे उसके नाक में से ब्लड निकल रहा है और वो ज़ॉम्बी बन रही है। सारे लोग एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं और सारे लोग सक्सेसफुल भी थे। जहाँ पे डांसर का भाई यानी कि यॉन ह्योक कहता है कि सबने बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के काम लिया है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन इसी वक्त बैलेरिना डांसर जो कि थी तो बड़ी ही बेवकूफ कि बहुत ही बढ़िया तमाशा कर रहे हो तुम लोग। हालांकि ये सब तमाशा नहीं था, बल्कि ये लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आखिर ये लोग ट्रैप को एक्टिव कैसे करेंगे। इसी वक्त हम फायर फाइटर यानी कि यी क्यो को देखते हैं, जो कि अपने कमरे और बेसमेंट तक गई थी और वहाँ से एक फोन को लेती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक के अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसकी शादी से कुछ दिनों पहले का ही सीन
सीन दिखाया गया था। वो अपने फियांसे के पास आती है, कुछ बातचीत करती है, लेकिन उसका फियांसे कुछ चीज पढ़ रहा था और उसके आते ही वो हैंड टू हैंड टैब को एक ड्रॉर के अंदर रख देता है। इसका मतलब साफ था कि ये क्यू का जो फियांसे था उसे ये सारी चीजें बहुत पहले से ही पता थी। और अब जब ये बात ये क्यू को पता चल गई थी तो इस बात की पूरी सच्चाई जानने के लिए वो खुद अपने फियांसे के लैब के अंदर जाना चाहती थी। इस चीज के लिए तो उसे योन ह्योक भी नहीं रोकता है, बल्कि उसे जाने देता है कि ठीक है तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो चच्चा की जो वाइफ थी आंटी, वो बड़ी टेंशन के अंदर थी कि अगर ये लड़की यहाँ से बाहर चली गई तो शायद जिंदा वापस नहीं लौट पाएगी, ऊपर से वो तो प्रेग्नेंट भी है। इसी के साथ हम गिटारिस्ट यानी कि जीसू को देखते हैं और उससे पंचायती करने के लिए यहाँ पे डांसर यानी कि यून यू पहुंच जाती है और उसे उल्टे सीधे टॉन्ट मारने लगती है कि तुम आखिर इतना ड्रामा करके कहाँ पे जाओगी। जहाँ पे गिटारिस्ट यानी कि जीसू बताती है कि सबसे पहले तो तुम ही मॉन्स्टर बनोगी और अगर तुम मॉन्स्टर बनी तो सबसे भयानक वाली बनोगी और तुम्हें पता है कि तुम्हें मारेगा कौन, मैं खुद मारूंगी, वो भी मेरे इस बेड से। यहाँ पे ये क्यू यानी कि फायर फाइटर अपने फियांसे की सारी सच्चाई पता लगाने के लिए मिस्टर गिल के बाइक लेके निकल जाती है और मिस्टर गिल बस देखते ही रह जाते हैं और ऊपर से यून ह्योक को पूछते भी है कि तुमने उसे जाने क्यों दिया। तो यून ह्योक बताता है उसने मुझ पे एक एहसान किया था, इसी के कारण मुझे यह एहसान उतारना था। यून ह्योक ने क्योंकि फायर फाइटर को नीचे बेसमेंट में भेज दिया था, वो भी एक मॉन्स्टर के पास में, इसी के कारण उसे बुरा लग रहा था, इसी के कारण उसने ये क्यू को जाने भी दिया। जिसके बाद में सीन यहाँ जे ह्योन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे सैंगवॉक भी खड़ा था। जे ह्योन सैंगवॉक को समझाता है कि पहले वो बहुत ज्यादा पीता था लेकिन अब उसने काफी ज्यादा कम कर दिया है, वो अब काफी ज्यादा भगवान को मानने लगा था, वायलेंस से दूर हो गया है और वो चाहता है कि सैंगवॉक भी अब ऐसा ही करे, क्योंकि अगर सैंगवॉक इन्हीं सब चीजों को फॉलो करता रहा यानी कि वायलेंस वगैरह, तो उसकी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। सैंगवॉक भी इन चीजों को समझने लगा था। जहाँ पे जे ह्योन उसे एक काम देता है यानी कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस डिपार्टमेंट का वो उसे हेड बना देता है और कहता है कि अब तुम्हें ये सारी चीजें खुद संभालनी है। सैंगवॉक भी बिना किसी एटीट्यूड के या बिना किसी गुस्से के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेता है और साथ ही में खुद के बिहेवियर को चेंज करने के लिए भी रेडी हो जाता है। इसी के साथ में सीन या छोटे बच्चों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे वो लेडी जिसकी बेटी मर गई थी वो इन बच्चों के पास आती है और छोटे वाले बच्चे को पूछती है कि चलो आज हम पढ़ाई करेंगे, लेकिन पता चलता है कि ये छोटे वाला बच्चा काफी ज्यादा लेट स्कूल के अंदर डला था, इसी के कारण इसे रीड करना नहीं आता था। और साथ ही साथ अब तो इन सारे बेसमेंट वालों ने मिलके 3 रूल्स बनाए थे। 3 रूल्स के अंदर पहला रूल ये था कि सारे के सारे लोगों को झुंड के अंदर रहना है, मिनिमम 2 या 3 लोग तो एक बार में होने ही चाहिए, कोई भी इंसान अकेला नहीं रहेगा। मिस्टर गिल बहुत ही गजब के कैरेक्टर थे, वो हमेशा सबको शांत करने की कोशिश किया करते थे। छोटा बच्चा जब डरा हुआ था तो वो उसे आके बहुत ही मजेदार बात बताते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हम सब लोग सीक्रेट एजेंट है और यहाँ पे एक बहुत ही गजब का सीक्रेट मिशन कर रहे हैं। हालांकि छोटा बच्चा भी समझ गया था कि अंकल फालतू की बातें कर रहे हैं। सेकंड रूल ये था कि दिन में सबको बस एक बार खाना मिलेगा, फिर चाहे वो जितना भी खाना हो, कोई भी इस चीज को लेके आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा। साथ ही में तीसरा रूल कि सबका रात के अंदर टेम्परेचर चेक होगा, अगर किसी के भी टेम्परेचर को अलग देखा गया तो उसे क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। एक बार फिर से ह्यूनसू अपना काम करके यानी कि ऊपर के लोगों का जो जो सामान आना चाहिए था वो सामान लेके टेबल के ऊपर रख देता है और अपने आप ही बेचारा क्वारंटाइन रूम के अंदर चाबी लेके जाने लगता है। दूसरे अंकल अच्छी तरीके से जानते थे कि ह्यूनसू बहुत अच्छा लड़का है और वो किसी को हार्म भी नहीं करेगा, इसी के कारण वो उसे चाबी नहीं देते। लेकिन ह्यूनसू को पता था कि वो एक मॉन्स्टर तो है ही और अगर गलती से वो मॉन्स्टर बन गया तो बेचारे सभी मरेंगे। उसी समय दूसरी जाता है और यूनियॉक को समझाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते उस लड़के के साथ में, वो सबका काम करता है, आखिर तुम उससे कब तक इस तरीके का बिहेव करते रहोगे। तब यूनियॉक कहता है कि देखो अंकल, हमारे पास में ऐसा वक्त नहीं है कि हम उसके मॉन्स्टर बनने का इंतजार करें, वो इस वक्त इन्फेक्टेड है और हम उसका जितना फायदा ले सकते हैं हम बस वही कर रहे हैं। एक बार फिर से बेसमेंट के सारे लोग ह्यूनसू के पास में एक चिट लेकर आते हैं कि आखिर उसे ऊपर से क्या क्या लेकर आना है, किसके घर से। ह्यूनसू बेचारा कुछ भी नहीं बोलता और फिर से उस चिट को ले लेता है और ऊपर जाने की तैयारी कर देता है। लेकिन इस बार वो बड़ी स्मार्टली जाता है क्योंकि बार बार में मॉन्स्टर आके उसे बहुत जोर से मारते और वो बहुत घायल होकर नीचे पहुंचता था। इस बार उसने ट्रैप लगाया कि अगर कोई भी मॉन्स्टर आएगा या ज़ॉम्बी आएगा तो इससे उसे पहले ही पता लग जाएगा और होता भी यही है। वो ऊपर जाके लोगों का सामान कलेक्ट कर ही रहा था और तभी एक बलून फूट जाता है। इस बार जिस ज़ॉम्बी से उसका सामना हुआ था वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी था क्योंकि वो हद से ज्यादा तेज भागता है और इस बार तो ह्यूनसू अभी तक नीचे भी नहीं आया था। काफी लोगों को टेंशन भी हो रही थी। नीचे सारे लोग बैठ के बात कर ही रहे थे कि ह्यूनसू इस बार आएगा भी या नहीं आएगा, हम लोग काफी ज्यादा लेट तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोगों को उसे देखना चाहिए। ये बातें सैंगवॉक भी सुन ही रहा था और इसी वक्त बाहर खड़ी एक लड़की जोर जोर से विसल बचाने लगती है। सब लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी घुस आया है। पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि चच्चा थे। चच्चा आप सभी लोगों को पता था कि गंजे थे और अब जब ये डिजीज या फिर हम कह सकते हैं कि एक डिजायर डिजीज सब लोगों के अंदर फैल रही है तो चच्चा गंजे थे, इसी के कारण उनकी डिजायर डिजीज बताई गई है कि उनके पास में बाल ही बाल आ गए हैं। इतने ज्यादा बाल आ गए हैं कि वो उन बालों के अंदर ढक ही गए हैं। लोग कहीं ना कहीं डर रहे थे। इस समय तक चच्चा किसी को हार्म नहीं कर रहे थे लेकिन वो किसी को हार्म कर सकते थे। इसी के कारण उनके खुद की वाइफ आती है और सब लोगों को पीछे कर देती है कि इस इंसान को तो मैं मारूंगी। और वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि बताओ तुम्हें आखिर के अंदर क्या चाहिए, आखिरी ख्वाहिश क्या है तुम्हारी। तो चच्चा अपनी वाइफ से कहते हैं कि बस तुम मुझे जान से मार दो और साथ ही में मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ मैंने जो भी किया। चच्चा की अब तक ये सबसे बेस्ट लाइन थी क्योंकि 30 सालों के अंदर उन्होंने कभी भी अपनी वाइफ की इज्जत नहीं की, हमेशा उसे मारा पीटा बदतमीजी की। आखिर के अंदर उसने अपनी वाइफ से माफी मांगी। काश ये चीजें वो अपनी वाइफ से पहले ही कह देता तो बेचारी वो अपनी
अपनी इतनी पूरी जिंदगी घुट घुट के ना जीती। अब तक यहाँ पे ह्यूनसू भी पहुंच चुका था, जो कि एक मॉन्स्टर से लड़के आया था, और वो जब अपने आंखों के सामने देखता है कि चच्चा उसके साथ में जो कि रह रहे थे उसे इन सारे लोगों ने मिलकर मार दिया है, इसका मतलब साफ था कि कुछ टाइम बाद के अंदर अगर ह्यूनसू भी मॉन्स्टर बन जाता है तो ये सारे लोग मिलकर उसे भी इसी बेदर्दी से मार देंगे। बेचारा बहुत बुरी तरीके से वो डर गया था और कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ पे चच्चा की वाइफ भी डिप्रेशन के अंदर थी कि उसने अपने पति को मारा है, काश वो उसके साथ लाइफ टाइम अच्छे से बिताता। इसी के साथ हम ये क्यू को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड की लैब तक पहुंच चुकी थी। यहाँ का माहौल काफी ज्यादा अजीब था, यानी कि बिल्कुल सुनसान रोड थे। इसी के साथ में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इस पैंडेमिक के आने से पहले ये क्यू का हस्बैंड यानी कि रिसर्चर जिससे इस पैंडेमिक के बारे में सब कुछ पता था, एकदम से उसके लैब के अंदर आग लग जाती है और वो मर जाता है। इवन उसकी बॉडी को भी ये क्यू को देखने नहीं दिया जाता है। जब ये क्यू बताती है कि वो उसकी वाइफ है होने वाली, तब जाके उसे अंदर भेजा जाता है। सीन वापस से प्रेजेंट के अंदर आ जाता है और ये क्यू अपनी बाइक लेके सीधा अंदर तक पहुंच जाती है और उसके बाद में अपने हस्बैंड की चीजों को ढूंढने लगती है, कुछ बुक्स वगैरह, या फिर अगर उसे टैब मिल जाए तो वो 2-4 पासवर्ड लगाती है और एक पासवर्ड क्रैक हो ही जाता है, जहाँ पे वो आगे पढ़ती है उसके हस्बैंड को इस पूरे पैंडेमिक के बारे में पहले से ही पता था कि ये कोई बड़ा सा डिजीज नहीं है बल्कि एक तरीके का श्राप है। अगर 20 दिन के अंदर अंदर किसी ने भी इस डिजीज को झेल लिया, इसका मतलब है कि वो एक स्पेशल इफेक्टेड ज़ॉम्बी बन जाएगा। अभी तक उसको खुद को ये डिजीज हो चुकी है क्योंकि कंटिन्यूअसली 15 दिन से उसके नोज में से ब्लीडिंग हो रही है और इसी के साथ में उसे चक्कर भी आ रहे हैं। उसे खुद के अंदर के सारे सिम्टम्स पता चल गए हैं। अगर 5 दिन उसने और सर्वाइव कर लिया तो वो इसका एंटीडोट भी बना सकता है, लेकिन 5 दिन के अंदर क्या कुछ हो जाए ये उसे भी नहीं पता था। ये सारी चीजें ये क्यों बैठ के पढ़ ही रही थी कि इतनी देर में यहाँ पे आर्मी के सारे मेंबर्स आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को पता था कि शायद ये क्यू का जो फियांसे है उसका इस डिजीज से कुछ ना कुछ लेना देना है, इसी के कारण वो लैब के ऊपर नजर रख रहे थे। और जैसे ही ये क्यू यहाँ पे पहुंचती है तो उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाया जाता है, जिसके बाद में सीन वापस से ग्रीन हाउस के बेसमेंट में शिफ्ट हो जाता है। सारे लोग एक साथ में बैठे थे और कहीं ना कहीं ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि ये लोग जल्द से जल्द मरने वाले हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, कुछ दिनों के ही मेहमान है। इसी वक्त बैलेरिना डांसर खड़ी हो जाती है यूनियो और सबको गालियां देने लगती है कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम लोगों को पता है कि जब हम मरने वाले हैं तो आखिर इस चीज को लेके बैठना क्यों है, रोना क्यों है, बात क्यों करनी है? हम इससे लड़ भी सकते हैं, हम लोग ऐसे रो धो के नहीं मरेंगे। वो सारे लोगों को गालियां देके फिर से बाहर निकल जाती है। इस वक्त गिटारिस्ट यानी कि जीसू आके योनह्यो को कहती है कि तुम्हें पता भी है कि हम लोगों के साथ में क्या हो रहा है? क्या तुम्हें श्योरिटी है कि हम लोग बचेंगे? तुम मुझे बिल्कुल सच सच बताओ। लाइट्स जा चुकी है, पानी बहुत ज्यादा कम है, हम लोग आखिर सर्वाइव कैसे करेंगे? सेम टाइम पे सीन यहाँ ह्यूनसू के ऊपर शिफ्ट हो जाता है जो कि अपने कमरे के अंदर बेहोश ही था। इस वक्त उसकी डबल पर्सनालिटी उसके सामने आ जाती है और उसे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि देखो तुम्हारे साथ में भी यही होगा, तुम्हें भी सब लोग मिलकर मार देंगे। लेकिन ह्यूनसू कहीं ना कहीं उस डेविल फेस के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखता है और जब उसकी डेविल पर्सनालिटी उसे पूछती कि बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तो ह्यूनसू बताता है कि मुझे तुम मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहिए हो, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। और ह्यूनसू उसी वक्त उसे मार देता है। जब ह्यूनसू की आंखें खुलती है तो उसके सामने यूनियो बैठी थी जो कि उसे बताती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है, सब लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम बार बार में ऊपर जा रहे हो और ये बताओ तुम्हें आखिर इतनी चोट लग क्यों रही है? जहाँ पे यूनियो बताता है कि ये सारी चोटें उसे खुद की वजह से ही लगी है। यूनियो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम आखिर क्यों बार बार में ऊपर जा रहे हो, क्यों खुद को इतना घायल कर रहे हो? तुम्हें अगर चोट लग रही है तो इस वजह से मुझे भी चोट लग रही है, मुझे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम आके फर्स्ट एड भी नहीं कराते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यूनियो ह्यूनसू को पसंद करने लगी है और साथ ही में वो ये भी नहीं चाहती कि वो बार बार के अंदर सबका काम करने के लिए ऊपर जाए। अगर किसी को खुद की कोई चीज चाहिए तो खुद जाके ऊपर से ले ले, ये लोग ह्यूनसू को ना भेजे। इसी के कारण वो बाहर आके खुद ही के भाई से झगड़ा करने लगती है कि तुमने आखिर ह्यूनसू को समझ के क्या रखा है, तुम्हें कुछ चाहिए तो जाके खुद ले लो। तो यहाँ पे गिटारिस्ट यूनियो बोलती है कि तुम आखिर इतना बोल ही क्यों रही हो, पूरे के पूरे दिन में तुम किसकी क्या हेल्प करती हो? ना तो तुम किसी की हेल्प कर रही हो, ऊपर से इतनी बकवास और कर रही हो। तो यूनियो बोलती है कि तुम ऐसे किसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और आखिर तुम मेरे लगते भी क्या हो। वो अपने भाई को बहुत बुरा बुरा बोलने लगती है। तब तो यूनियो भी भड़क जाता है और अपनी बहन को उठा के चाटा मार देता है, जिसके बाद में ये लोग मिलके वापस से ह्यूनसू के पास ही जाते हैं और उसे एक नया काम बताया जाता है। उसे असल के अंदर बेसमेंट के अंदर जाना था और बेसमेंट के अंदर जाके उसे कुछ कैमरास को सेट करना था। ह्यूनसू कहता है कि आखिर तुम बार बार के अंदर मुझे क्यों भेज रहे हो, जहाँ पे योनह्यो का कहना था कि तुम्हें भी पता है कि तुम इन्फेक्टेड हो और तुम बहुत ही जल्द मॉन्स्टर बन जाओगे। तो ह्यूनसू कहता है कि मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा ये मुझे भी पता है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि मैं तुम लोगों को मार दूंगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो योनह्यो कहता है कि तुम हमें नहीं मारोगे, इस चीज की गारंटी कौन देगा? तुम ये बताओ, तुम वो मॉन्स्टर बनोगे जो हमें नहीं मारोगे? ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है और तुम मॉन्स्टर बन जाओ उससे पहले हमारी मदद कर दो, ये ज्यादा अच्छा होगा। बेचारे ह्यूनसू के पास में कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसी के कारण वो बेसमेंट में चला जाता है और इन लोगों की मदद करने के लिए जो बेसमेंट के अंदर कैमरे लगे हुए उन्हें ठीक करता है। लेकिन बेसमेंट में जाते ही उसे कोई बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर अपने ट्रैप के अंदर फंसा लेता है और वो वहीं पे लटक जाता है। ये सारी चीजें वहाँ के लोग भी देख चुके थे। जिसके बाद में सीन यहाँ ये क्यू के ऊपर शिफ्ट होता है, उसे पकड़ लिया गया था और आर्मी के मेंबर पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम्हारे हस्बैंड के साथ में क्या हुआ था और तुम्हें क्या क्या पता है। ये क्यों कहती है कि मुझे तो खुद कुछ नहीं पता, तुम लोग मुझे यहाँ पे पकड़ के ले आए हो और क्यों ले के आए हो ये भी मुझे अच्छी तरीके से पता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता था और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी, नहीं तो तुम लोग मुझे मार डालोगे मेरे ही हस्बैंड की तरह। लेकिन आर्मी के मेंबर बताते हैं कि हमने तुम्हारे हस्बैंड
को नहीं मारा बल्कि उसने खुद ने खुद को मारा था, तुम हमारी मदद कर सकती हो, तुम्हें भी पता है कि इन्फेक्टेड लोग कहाँ पर है। ये क्यों बता देती है कि हाँ उसे पता है कि स्पेशल इन्फेक्टेड लोग आखिर कौन है और कहाँ पर है। ये क्यों के साथ में ही ग्रीन हाउस के अंदर ह्यूनसू था जो कि 15 दिन से भी ज्यादा इन्फेक्टेड था और इस वक्त तक भी वो मॉन्स्टर नहीं बना था, यानी कि उसके ऊपर रिसर्च करी जा सकती है। तो आर्मी वाले ये क्यू के साथ में यही डील करते हैं, उसे इसी कारण छोड़ देंगे अगर ये क्यू ह्यूनसू को इनके पास ले आएगी तो। जिसके बाद से इन वापस से बेसमेंट के अंदर ही शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे सारे लोग मिलके ह्यूनसू को बचाने के लिए आते हैं। ये सारे लोग वही थे जो कि अच्छे फाइटर्स थे अब तक के, यानी कि जे ह्योन, यॉन ह्योक, इसी के साथ में गिटारिस्ट यानी कि जीसू, सैंगवॉक, ये सब नीचे आते हैं। इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी तो खड़े हैं लेकिन एकदम स्ट्रेट खड़े हैं, वो इस वक्त कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके ताकि ये ह्यूनसू को बिल्कुल चुपचाप यहाँ से निकाल सके। इसी वक्त हमें पता चलता है कि दूसिक भी कैमरे के ऊपर नजर रखा हुआ था लेकिन ऊपर से एक बहुत बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर एयर डक्ट के रास्ते से नीचे आ जाता है। अब बेचारे दूसिक भाग तो नहीं सकते थे, इसी के कारण वो उसे शूट करने लगते हैं। दूसिक बेचारे खुद की जान बचाने के लिए फुल स्पीड से भागता है और जमीन पे गिर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ बेसमेंट के अंदर जितने भी लोग थे पता चलता है इन्हें कि सारे मॉन्स्टर उठ गए हैं और जो सबसे खतरनाक मॉन्स्टर था यानी कि फुल स्पीड से भागने वाला वो इनके ऊपर अटैक करता जा रहा है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब योन ह्योक का चश्मा भी गिर जाता है लेकिन उसे सही पता था कि आखिर उसे शूट कहाँ पे करना है। सेम टाइम पे दूसिक भी जमीन के ऊपर गिर जाता है और छोटी बच्ची उसे बचाने के लिए आती है। वो अपने ट्रैप को एक्टिवेट करता है जिससे कि बहुत बड़ी अलमारी नीचे तो गिरती है लेकिन क्या वो स्पाइडर मॉन्स्टर पकड़ा जाएगा या फिर दूसिक को ही मार देगा और साथ ही में बेसमेंट वाले लोग भी बच पाएंगे या फिर वो भी मर जाएंगे। ये सब तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।